Good afternoon, students. So it's already 1:05. So we'll be starting our class. Good afternoon, everybody. So we'll be starting our class. Today, the topic that I have to cover is rationalization, जिसको हम कहते हैं युक्तिकरण, ठीक है? So rationalization, that means rationalization, the concept of this rationalization in industry that was first discovered in Germany. ठीक है, आप जानते हैं after the first world war the economy of Germany was completely ruined and industry which were at the top before the war were decaying. ठीक है, लेबर फोर्स जो था वो बैडली रिड्यूस हो गया था और जो इंडस्ट्री थी दे वर एक्सपीरियंसिंग द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड देयर वाज अ डिप्रेशन इन द मार्केट. ठीक है, और the burden of preparation of payments and the depreciation in the value of currency that made the economic condition of the Germany bad to worst. ठीक है, जो ये युक्तिकरण का कंसेप्ट था ये जर्मनी में सबसे पहले आया था क्योंकि जर्मनी की इकोनॉमी जो थी वो पूरी तरीके से शैटर्ड हो गई थी, रियोन्ड हो गई थी. ठीक है, और जो इंडस्ट्री जो वार के पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले जो टॉप पे रहती थी वो इंडस्ट्री पूरी तरीके से एकदम रेड्यूस हो गई थी, एकदम डिके हो गई थी, एकदम डिप्रेशन के स्टेज पे आ गई थी. और जो लेबर फोर्स भी था वो वार के बाद बिकॉज मतलब पूरी तरीके से वार की वजह से एकदम रेड्यूस हो चुका था, तो जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ा था और पूरे मार्केट में एकदम डिप्रेशन की स्थिति आ गई थी. ठीक है, सो फिर आया इसी चीज को रिहैबिलिटेट करने के लिए, रिफाइन करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए इस जर्मनी के रेवेज्ड इकोनॉमी को नेशनल कमीशन जो 1921 में सेटअप हुआ था उसने रैशनलाइजेशन के कंसेप्ट को पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस किया, जिससे हर चीज बहुत अच्छे तरीके से रिफाइन हो गई, रिहैबिलिटेट हो गई, री इंट्रोड्यूस हो गई, रीऑर्गेनाइज हो गई और जर्मनी की इकोनॉमी वापस से रिवाइव हो गई. ठीक है, और इसी कंसेप्ट को, इसी रिवॉल्यूशन को, इसी रिहैबिलिटेशन को, इसी रीऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन या फिर युक्तिकरण. ठीक है, ठीक है, तो रैशनलाइजेशन को हम अगर बात करें दैट रेफर्स टू द रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स. ठीक है, रैशनलाइजेशन की अगर हम जनरली में बात करें दैट्स अ एक्ट ऑफ दैट रेफर्स टू रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग. किस तरीके से हम चीजों को लॉजिकली सोच रहे हैं, कैसे हम चीजों को रैशनली अपना माइंड सेटअप कर रहे हैं ताकि हमको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिले. इन ऑर्डर टू गेट द बेटर रिजल्ट्स व्हाट द रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग आई एम अप्लाइंग ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो और अच्छे से अच्छा रिजल्ट हमको मिले. ठीक है, तो रैशनलाइजेशन को अगर आप डिफाइन करेंगे तो रैशनलाइजेशन एक इंडस्ट्रियल सेंस में अगर हम बात करें सो इट्स एन एक्ट ऑफ रिफॉर्मिंग एन इंडस्ट्री. एक तरीके का ऐसा एक्ट जो पूरी तरीके से इंडस्ट्री को रिफॉर्म कर देता है बाय रीऑर्गेनाइजिंग इट सो एज टू एलिमिनेट waste and inefficiency that's related to time, labor, materials, methods and tool. That means आपको यदि अपना व्यापार चलाना है, अपनी इंडस्ट्री चलाना है तो बेसिकली आपको इन 5 चीजों की जरूरत पड़ती है. that's men, money, material, tools and techniques. सो इन 5 चीजों से जो को अच्छी तरीके से जब आप रीऑर्गेनाइज करेंगे, लेटेस्ट टेक्निक ले आएंगे, नए लेबर को ले आएंगे, नया मटेरियल लेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल लेंगे, तो क्या होगा, आपका कंपटीशन भी लेस होगा और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आएगा वो भी कम से कम होगा, जिससे आप अपने कस्टमर को एक बेहतर प्रोडक्ट कम दाम में दे पाएंगे. सो इसी रीऑर्गेनाइजेशन को, इसी रिवाइवेशन को, इसी रिहैबिलिटेशन को we call it as rationalization, जहां पे आप इकोनॉमी को पूरी तरीके से रीडिफाइन कर देते हैं और रीऑर्गेनाइज कर देते हैं. ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट इज नोन एज रैशनलाइजेशन. तो रैशनलाइजेशन को हम ये भी कहते हैं, रैशनलाइजेशन कंसिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द जनरल इकोनॉमिक कंडीशन थ्रू टेक्निकल एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन.
जो आपकी टेक्निक्स हैं, जो आपके टूल्स हैं, जब हम उनको पूरी तरीके से रीडिफाइन कर देते हैं, रीऑर्गेनाइज कर देते हैं, सारे मेथड्स को रिवाइव कर देते हैं, इन ऑर्डर टू एंड दे आर डिजाइन्ड सच दैट in order to secure the minimum of waste or either of effort or material, ताकि जो आपका वेस्ट हो वो कम से कम हो। ठीक है, वेस्ट और इनएफिशिएंसी अगर ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो बहुत ही लिमिटेड होते हैं आपके पास, वो पूरी तरीके से डिप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सारे मेथड्स को टेक्निकली रिवाइव करना है और रीऑर्गेनाइज करना है, ताकि आप बेहतर रिजल्ट पा सके, प्रॉफिट पा सके, कंपटीशन को एलिमिनेट कर पाए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम आपका रहे, ताकि आप कम दाम का बेहतर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी का अपने कस्टमर को दे पाए। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं युक्तिकरण। और ये सबसे पहले जर्मनी में आई थी, जब जर्मनी की ऑर्गेनाइज इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से शैटर्ड हो गई थी, तो वापस से जर्मनी के सारे मनी मटेरियल मेथड्स टूल को रिवाइव किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया, रिहैबिलिटेट किया गया, और वापस से द इकोनॉमी ऑफ द जर्मनी वाज रिवाइव्ड मिराक्युलसली। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, किसी भी चीज को रीऑर्गेनाइज करना और रिवाइव करना, ताकि हम उससे बेहतर रिजल्ट पा सके, और जो वेस्टेज और इनएफिशिएंसी है वो एलिमिनेट हो पाए पूरी तरीके से, साइंटिफिकली भी और लॉजिकली भी, बाय अ जॉइंट एक्शन बिटवीन ऑल द फॉर्म्स विद इन वन इंडस्ट्री। तो इसी रिवॉल्यूशनरी चेंज को जो मेथड्स में हम ले आते हैं, और जो वेस्टेज और एफिशिएंसी को एलिमिनेट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, इसी रीऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो इज द कंसेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन क्लियर टू यू? व्हाट इज रैशनलाइजेशन या युक्तिकरण हम किसको कहते हैं? Please answer me whether the concept of rationalization clear to you? Yes ma'am, clear हो गया। Okay, ठीक है, ठीक है। तो अब हम हमारे कोर्स में बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इस युक्तिकरण का उद्देश्य क्या होता है। What are the objectives of rationalization? तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ rationalizations are varied। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग सबका वेरिएशन होता है। किसी के लिए कोई ऑब्जेक्टिव होता है और किसी के लिए कोई ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये जो सक्सेस स्टोरी रैशनलाइजेशन, मैंने पहले ही जैसे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको बताया था कि इट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन जर्मनी टू ब्रिंग बैक द रेन्ड इकोनॉमी ऑन द राइट ट्रैक एंड मेक इट साउंड एंड एफिशिएंट। जो इकोनॉमी जर्मनी की पूरी तरीके से शैटर्ड हो गई थी, तो वहां पे जब ये कंसेप्ट को लाया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया और पूरी तरीके से जर्मनी की इकोनॉमी को रिवाइव किया गया, तो जो इकोनॉमी थी जो एकदम बिल्कुल शैटर्ड और गलत ट्रैक पे चली गई थी, वो राइट ट्रैक पे आ गई और पूरी तरीके से इकोनॉमी एफिशिएंसी बढ़ गई उसकी। और यही सक्सेस स्टोरी रैशनलाइजेशन जो जर्मनी में इंट्रोड्यूस किया था, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज को अट्रैक्ट किया कि व्हाई नॉट दिस, व्हाई वी शुड नॉट अडॉप्ट दिस। तो इसका सबसे मेन मोटो क्या है कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को रिवाइव करना बाय एलिमिनेटिंग जितने तरीके की वेस्ट और इनएफिशिएंसी है, उतने सारे तरीके के वेस्ट और इनएफिशिएंसी को एलिमिनेट करके एक रिवॉल्यूशनरी चेंज सारे मेथड, प्रोसेस और मटेरियल में ले आके हम रैशनलाइजेशन के को क्यों ना इंट्रोड्यूस करें, जिसका ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छा है, जो हमारे लिए हमेशा इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर साबित होगी। तो इसी को हम कहते हैं, इसी उद्देश्य से, इसी ऑब्जेक्टिव से हमने रैशनलाइजेशन को एग्जिस्टेंस में ले आया था। अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रैशनलाइजेशन? तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य जो युक्तिकरण का होता है, दैट्स एलिमिनेटिंग वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी। अभी मैं जस्ट आपको जब कंसेप्ट बता रही थी तभी मैंने बताया कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रैशनलाइजेशन इज टू एलिमिनेट ऑल टाइप ऑफ वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी दैट्स प्रिवेलिंग इन एन इंडस्ट्री। जो भी इंडस्ट्री में किसी भी तरीके की आप देख रहे हैं वेस्ट है या इनएफिशिएंट,
इनएफिशिएंसी है मेथड में या प्रोसेस में या एम्प्लॉइज में या टूल्स में या टेक्निक्स में या प्रोसेस में या स्ट्रैटेजी में या पॉलिसीज में, किसी भी तरीके का वेस्टेज और इनएफिशिएंसी जो भी आपको लग रहा है कि दैट्स प्रिवेलिंग इन एन इंडस्ट्री, तुरंत आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। और पूरे फॉल्टी जो प्रोडक्शन सिस्टम आपका है, जो पूरा इनएफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, जो इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो इन सारे सिस्टमेटिक मेथड्स को आप रिप्लेस कर दीजिए बाय द रिवाइवेशन, बाय द रीऑर्गेनाइजेशन एंड बाय रिहैबिलिटेशन इन ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रैशनलाइजेशन का है कि एलिमिनेटिंग वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है इट एंश्योर्स द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप जानते ही हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसोर्स आर ऑलवेज वेरी लिमिटेड। जो रिसोर्स की क्वांटिटी होती है ना, वो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड होती है, और अगर हमने उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, इफ यू हैव नॉट यूटिलाइज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज इन अ बेटर वे, तो कहीं ना कहीं वेस्टेज और इनएफिशिएंसी होगी और वो रिसोर्सेज भी डिलीट हो जाए। और इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन और एट मिनिमम कॉस्ट पॉसिबल करें, जो कि रैशनलाइजेशन का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो प्रोडक्शन हो वो मैक्सिमम हो और कॉस्ट, जो लागत उस पे आए, वो कम से कम आए। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट विद मिनिमम कॉस्ट, तभी आपका पर्पस प्रॉफिट कमाने का, आपका रैशनलाइजेशन एग्जिस्ट में रहेगा। और ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है अगर आप रैशनलाइजेशन को ले आए और सारी तरीके की इनएफिशिएंसीज को अपने इंडस्ट्रीज से, अपने बिजनेस से एलिमिनेट कर दें, बाहर कर दें, कुछ नया ले आए, तो डेफिनेटली आपका यूटिलाइजेशन भी होगा और लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे भी। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन। रैशनलाइजेशन का हमेशा ही मेन उद्देश्य होता है युक्तिकरण का कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन बाय अप्लाइंग रैशनल एंड लॉजिकल अप्रोच, जहां पे कॉस्ट भी कम से कम आए और आप एक अच्छा प्रोडक्ट कम दाम में अपने कस्टमर को दे पाए। और ये कैसे होगा? जब आप अच्छी मशीन्स लगाएंगे, अच्छे टूल्स ले आएंगे, अच्छे लेबर को रखेंगे, एफिशिएंट लेबर को रखेंगे, अच्छे इक्विपमेंट को ले आएंगे, तो इन सारी चीजों की वजह से the overall efficiency of your industry is going to be increased, and that will really help in maximizing the production of the business. So ये भी एक बहुत important objective है जो आपका rationalization का है, that it maximizes production. फिर फोर्थ है आपका maximum efficiency at minimum effort. रैशनलाइजेशन का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जो आपकी, बिकॉज आप जानते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में एफिशिएंसी होती है जो पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है। तो रैशनलाइजेशन सीक्स टू कि अगर आपका वर्कर एफिशिएंट है, अगर आपका एंटरप्रेन्योर एफिशिएंट है, तो डेफिनेटली आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे, आपके एफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और यही अगर आपका जो वर्कर है वो लेजी है, कम इंटेलेक्चुअल है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली तब भी आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो रैशनलाइजेशन हमेशा सीक्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स बाय उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन आप दीजिए, तो डेफिनेटली उनके जो एफिशिएंसी है उनके काम करने की, दैट इज गोइंग टू एनहांस देयर प्रोडक्टिविटी। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्कर, आपका एम्प्लॉय, आपका लेबर जो आपके व्यवसाय में कार्य कर रहा है, अगर यदि आपको उसको एफिशिएंट बनाना है, if you want your employees, if you want your labor to make the definitely efficient one, definitely आपको क्या करना होगा? आपको उसको अच्छी वर्किंग कंडीशंस देनी होगी, जिस वर्किंग कंडीशन के साथ वो एक अच्छा बेहतर प्रोडक्ट आपको दे पाए, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर पाए और आपके बिजनेस को अच्छी एफिशिएंसी दे पाए। ठीक है, सो दैट्स द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट मिनिमम एफर्ट। जब आप उसको अच्छा वर्किंग कंडीशन देंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी और वो भी कोशिश करेगा
कि वो मैक्सिमम एफिशिएंसी अपनी लगा दे ताकि आपके इंडस्ट्री का ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही एफिशिएंट रहे, ठीक है। तो दैट्स आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रैशनलाइजेशन, दैट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी एट मिनिमम एफर्ट। फिर क्या है, सिंप्लीफाइंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको अचीव करने के लिए, इसको इस उद्देश्य को पाने के लिए unnecessary transport practices are eliminated, useless multiplication of middleman is removed, and excessive financial burden in relation to transport system is terminated. That means आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं रखना चाहिए, ठीक है, कि दुनिया भर के मिडल मैन को आपने लगा लिया, ट्रांसपोर्ट को लगा लिया, कहीं ना कहीं ये क्या है, ये फाइनेंशियल लॉस है, आपका पैसे का कहीं ना कहीं बर्बादी है, ठीक है। यहाँ के आपने एकदम बिल्कुल डायरेक्ट चैनल आप रखें, क्या भाई डायरेक्ट आप अपने कस्टमर से मिले, पर्सनल सेलिंग करें, डायरेक्ट मार्केटिंग करें, तो आपको भी उनकी वांट समझ में आएगी और आप भी फेस टू फेस कांटेक्ट उनसे मिलेंगे, समझेंगे किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या परेशानी है, rather than unnecessary distribution system जो कि कुछ नहीं है, वेस्टेज है, और कहीं ना कहीं that's a financial burden to the company। और आप कस्टमर के बारे में, जब आप किसी चैनल के थ्रू चीजें पहुंचवा रहे हैं, तो जब आप कस्टमर की डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, डायरेक्ट मार्केटिंग में नहीं है, फेस टू फेस के कॉन्टैक्ट में उसके नहीं है, तो आप उसकी बातों को समझ ही नहीं पाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली योर कस्टमर वांट्स, किस तरीके के प्रोडक्ट उसको चाहिए, क्या चाहता है वो आपसे, किस तरीके की इनोवेटिवनेस उसकी चाहिए। तो until and unless you communicate, जब तक आप उससे एक अच्छा संप्रेषण स्थापित नहीं करेंगे, तब तक आप उसके बारे में नहीं जान पाएंगे, नहीं एडुकेट हो पाएंगे, नहीं नॉलेज ले पाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली योर कस्टमर वांट। तो इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग और रैशनलाइजेशन का ये उद्देश्य है, ये ऑब्जेक्टिव है, कि इट ऑलवेज डेफिनेटली हेल्प्स इन simplifying the marketing and distribution system, and just putting pressure and more impact on personal selling and direct marketing. This is the objectives of rationalization. उसके बाद आपका आता है improving the quality of the product. Rationalization aims जो है वो not only increasing the quantum of production, but it also helps in enhancing the quality of the product. खाली वॉल्यूम ही मत देखिए कि भाई खाली आप क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी उसकी इंक्रीज कर रहे हैं, क्वांटिटी के साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि क्वालिटी भी अच्छी रहे, ठीक है। खाली क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन या क्वांटिटी कि हमने इतना टर्नओवर दे दिया, उतना टर्नओवर दे दिया, नहीं, उसके साथ साथ आपको क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी रखनी पड़ेगी, तभी कस्टमर आपके प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्टेड रहेंगे। सो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग बेटर। और ये क्वालिटी कैसे इंक्रीज होगी, जब आपका रॉ मटेरियल अच्छे क्वालिटी का होगा, जब आपका स्टैंडर्डाइजेशन होगा, जब आपका स्पेसिफिकेशन होगा, जब आपकी ग्रेडिंग होगी आपके प्रोडक्ट की, जब आप अच्छी पैकेजिंग होगी, अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगा, तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेहतर रहेगी। बट जो सबसे मेन मुद्दा इसमें है वो है रॉ मटेरियल। यदि रॉ मटेरियल, कोई भी चीज में हम खाना भी बनाते हैं ना, तो जितना अच्छा रॉ मटेरियल आपका रहेगा उतना ही टेस्टी खाना बनता है, उतना ही डिलीशियस होगा। सो डेफिनेटली व्हाट द क्वालिटी यू आर गिविंग टोटली डिपेंड्स कि व्हाट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स यू आर कंज्यूमिंग, what type of raw materials you are using to convert that raw material into semi-finished to finished product that ultimately you are selling to the customer, ठीक है। तो important objective of rationalization is also that it improves the quality of the product। फिर आपका है establishing industrial stability। बहुत ही important objective rationalization का ये भी है कि it establishes the industrial stability in the nation। और ये कैसे हो सकता है, by adopting the means of restructuring and reorganizing the entire industrial structure of the nation। जो भी आपका इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है उसको आप रीस्ट्रक्चर करिए, रीऑर्गेनाइज करिए पूरे तरीके के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को, तभी जाके आप इंडस्ट्रियल की स्टेबिलिटी जो अपने इंडस्ट्रीज के वो अच्छी बना पाएंगे। सो दैट्स एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी। तो इससे ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दैट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द रैशनलाइजेशन।
नेक्स्ट क्या है आपका कि इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, कि एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, rationalization aims at improving the condition of the industrial relation in the industry, ठीक है। तो अगर आप सेटिस्फाइड, अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को एक बेहतर और अच्छी वर्किंग कंडीशन दी है तो डेफिनेटली वो मोटिवेटेड रहेगा, प्रोत्साहित रहेगा, उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। और हमेशा एक सेटिस्फाइड वर्कर जो पूरी तरीके से आपके वर्किंग कंडीशन, आपका पेमेंट, आपका रेम्यूनरेशन, मतलब जितना भी उसने एफर्ट वो पुट कर रहा है, जब उसके हिसाब से उसको रिटर्न मिलेगा तो डेफिनेटली वो सेटिस्फाइड रहेगा और वो बेटर रिजल्ट आपको देगा। और जब वो बेटर रिजल्ट देगा तो डेफिनेटली, क्योंकि अल्टीमेटली उसी के ऊपर पूरी तरीके से आपके बिजनेस या इंडस्ट्री की एफिशिएंसी निर्भर है, दैट्स टोटली डिपेंडेंट। और अगर वो अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली दैट ही इज गोइंग टू गिव द बेटर एंड मोस्ट एफिशिएंट रिजल्ट। तो आपको रिजल्ट भी जो मिलेगा वो अच्छा रहेगा और दैट टोटली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ये भी एक बहुत ही, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ रैशनलाइजेशन। फिर आपका है regulating the variety of products. So unnecessary variety of product जो आप दे रहे हैं वो definitely that can cause a wastage in industry and it can prove a burden on the scarce resources. तो वो हमेशा confusion in the mind of customer भी बना देता है। जब होता है ना शादी में कहीं जा रहे हैं, बहुत तरीके का खाना मिल जाता है तो वी आर वेरी कंफ्यूज यार क्या खाएं क्या ना खाएं। उसी तरीके से जब आपके अननेसेसरी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपकी इंडस्ट्री दे रही है तो जो कस्टमर है ना वो कंफ्यूज हो जाता है क्या हमें लेना है क्या नहीं लेना है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी आपके जो बहुत अच्छे वाले प्रोडक्ट हैं वो रह जाते हैं और जो आपने ऐसे ही अभी स्टार्ट किया है वो प्रोडक्ट बिक जाते हैं। तो डेफिनेटली वैरायटी पे हमेशा आपका जो रैशनलाइजेशन रहता है वो अननेसेसरी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को एलिमिनेट करता है रिसर्च और सर्च पे और इनटू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर और स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग के हिसाब से जो प्रोडक्ट बेहतर यूज हो रहे हैं, जो कस्टमर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, जो कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए, जो उनकी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, जो उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा आपको? जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जब आप शोध करेंगे, तभी आपको ये पता चलेगा। एंड जब आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया तो आप ये देखेंगे कि कौन सा जो बेहतर प्रोडक्ट है वो आपका कस्टमर चाह रहा है, व्हाट एग्जैक्टली कितने प्रोडक्ट वो डिमांड कर रहा है और कौन सा प्रोडक्ट कम डिमांडेड में है। तो डेफिनेटली अननेसेसरी प्रोडक्ट जो डिमांड में नहीं है, जो कस्टमर नहीं चाहता है, उसको आप एलिमिनेट कर देंगे। तो डेफिनेटली वो एक रैशनलाइजेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज या ऑब्जेक्टिव है। तो डेफिनेटली इट रेगुलेट द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट। फिर आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो इट इंक्रीजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी। कैसे? बिकॉज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज अ बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रैशनलाइजेशन। और ये कैसे आप दे सकते हैं? जितने भी तरीके की वेस्टेज और इनएफिशिएंसी है उसको एलिमिनेट करिए, वर्किंग कंडीशन लेबर की इम्प्रूव करिए, नए टेक्निक को ले आइए, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जिससे क्वालिटी इम्प्रूव होगी। जब रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज होगा, कॉस्ट जो होगी वो कम होगी और कस्टमर कैन गेट द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड चीपर प्राइसेस। ठीक है, तो डेफिनेटली रैशनलाइजेशन से आप बिल्कुल देखिए, एकदम समझिए, सीधा सीधा सब चीज एक दूसरे के साथ रेगुलेटेड है। दैट मीन्स अगर आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी करनी है तो जितना भी वेस्ट और इनएफिशिएंसी है सबसे पहले उसको एलिमिनेट कर दीजिए, वर्कर को वर्किंग कंडीशन अच्छी दीजिए, नए टूल्स एंड टेक्निक्स को अडॉप्ट करिए, तो डेफिनेटली उससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। जब वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी द प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी मैक्सिमाइज्ड। जब प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होगा तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इम्प्रूव्ड, रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो डेफिनेटली यू कैन ऑफर क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट that too at the cheap rate of prices to your customer. जब obviously आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपकी लागत कम है तो आप कम दाम में एक बेहतर प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे पाएंगे। और जब आप ऐसा करते हैं तो इससे कस्टमर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है
और जब कस्टमर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है तो हमेशा जीडीपी और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और दैट इज लीडिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरीके से जो रैशनलाइजेशन है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सोसाइटी इज गोइंग टू इम्प्रूव। तो दीज वर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रैशनलाइजेशन, जो युक्तिकरण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। वंस मोर आई एम रिपीटिंग, नंबर 1, it eliminates wastage and inefficiency. Number 2, it ensures maximum utilization of resources. Number 3, it maximizes production. Number 4, it maximizes efficiency at minimum cost. Number 5, it simplifies marketing and distribution system. Then number 6, it improves the quality of the product. Number 7, it establishes industrial stability. Number 8, it improves industrial relation. Number 9, it regulates the variety of products. And number 10, it increases the standard of living of the society. So these are the basic objectives of rationalization. ये युक्तिकरण के सबसे महत्वपूर्ण या कह सकते हैं सबसे important उद्देश्य थे. So with this, are you able to understand what are the objectives of rationalization? समझ में आया आपको? What are the objective of rationalization? Please answer me, students. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. From tomorrow onwards, I want your video to be on. ठीक है? कल सब लोग अपना अटेंडेंस में उसी का लगाऊंगी, कल जिसका वीडियो ऑन होगा. ठीक है? तो कल से जरा आप लोग वीडियो ऑन करके मेरी क्लास में आया करिए. ठीक है? So tomorrow I'll be teaching with this was all for today that I've dealt with the objective of rationalization. Tomorrow I'll be dealing with what are the principles. युक्तिकरण के सिद्धांत क्या क्या हैं, ये हम लोग कल पढ़ेंगे. And then the next week we'll be starting with the advantages and rationalization versus scientific management. With this I'll be completing my whole syllabus. आप देख लीजिएगा पूरे यूनिट में. अगर आपको लगता है कि कोई भी यूनिट या कोई भी टॉपिक, वेबर्स थ्योरी एक बचा है, वो भी मैं कर दूंगी. उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक अगर मैंने छोड़ दिया है तो प्लीज डू रिमाइंड मी. मेरे ख्याल से मैंने सारा एक एक चीज आपको पढ़ाया है. ठीक है? सो विल मीट टुमारो एट 1 अगेन. हो सकता है 10 से 11 भी मैं क्लास ले सकती हूँ. तो व्हाटएवर इफ आई एम टेकिंग द क्लास आई विल सेंडिंग दैट इन माय लिंक. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.